बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खैर आफियत से ही रखे। आज हम पढ़ेंगे अपना CS202, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे HTML। यानी HTML क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी बेसिक पढ़ेंगे और उसके कुछ टैग्स वगैरह चैप्टर्स टॉपिक्स आके पढ़ेंगे। अच्छा, HTML स्टैंड्स फॉर, एज का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो हमारा एज है इसको हम कहते हैं हाइपर, टी को हम कहते हैं टेक्स्ट, एम स्टैंड फॉर मार्कअप और एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि HTML क्या होता है, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ हम CSS को भी यूज़ करते हैं। CSS हम उसकी स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं। इन तीनों को मिला के हम वेबसाइट बनाते हैं। HTML इज अ cornerstone technology used to create web pages as well as to create user interface for mobile and application। HTML को हम वेब पेजेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और इंटरफेस डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज हो सके। वेब ब्राउजर कैन रीच HTML फाइल। जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो रीड करता है HTML फाइल्स को एंड री एंटर देम इनटू विजिबल और ऑडिबल पेजेस, और फिर उसको इस तरह शो करवाता है कि आपको वो नजर भी आ सके, ठीक है, और आप उसको समझ सके। अब हम पढ़ेंगे HTML का बेसिक, यानी HTML स्टार्ट कहाँ से होती है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। All documents must start with the type declaration। तमाम डॉक्यूमेंट्स डेक्लेरेशन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपने लिखना है डॉक टाइप और HTML, या आपने एंगल ब्रैकेट लगानी है, सॉरी लेस देन का साइन लगाना है, फिर आपने ये एक्सक्लेमेशन को लगाना है, फिर आपने डॉक टाइप लिखनी है, फिर आपने ये लेस देन का साइन क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है HTML, ठीक है, और HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग जिसके अंदर ये स्लैश आती है ना, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग, और जिसके अंदर ये जो स्लैश इस तरह की नहीं आती ना, उसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग। अब ठीक है, आपने पहले एंगल ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, लेस देन का साइन लगाना है, फिर आपने लिखना है HTML, फिर आपने लेस देन का साइन बंद कर देना। फिर आप, बेहतर ये है कि आप जो सबसे पहले लिखते हैं ना ओपनिंग टैग, फिर उसका क्लोजिंग भी लिखते हैं। आपने फिर क्या करना है कि फिर ये लेस देन का साइन लगाना है, फिर ये स्लैश लगानी है, और फिर HTML लिखना है, और फिर दोबारा से लेस देन का साइन लगाना है। ये था हमारा क्लोजिंग टैग HTML का। इसी तरह आपने हेड लिखना है और फिर आपने बॉडी लिखना है। बॉडी के अंदर जो है ना, सारा काम जो हम करते हैं ना HTML का, वो हम बॉडी में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे HTML में हेडिंग्स। HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। H1 से स्टार्ट होती है और H6 पे खत्म होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 फिर उससे छोटी, और H6 सबसे छोटी है हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, HTML को पैराग्राफ, HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद P टैग। अगर आपने कुछ अपना कोई पैराग्राफ लिखना हो तो आप किस में लिखेंगे, P के टैग में। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। आपने इसको ओपनिंग टैग भी देना, आपने उसका क्लोजिंग टैग भी देना। सबसे पहले आपने एंगल ब्रैकेट लगानी है, फिर P लिखना है, ठीक है, और फिर इसको सॉरी लेस देन का साइन लगाना है, फिर आपने P लिखना है, फिर आपने लेस देन का साइन लगाना है, फिर जो आपने लिखना होगा उसके दरमियान लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, और फिर आपने ये पैराग्राफ का जो टैग है इसको क्लोज कर देना है। अब हमारी आती है HTML की इमेजेस, ठीक है। हम HTML में इमेजेस किस तरह लगा सकते हैं। कोई इमेज आपने लगानी हो उसके लिए आप IMG टैग यूज करते हैं। इमेज का जो हमारा टैग होता है ना, उसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे PI ओपन भी हो रहा है, ये क्लोज भी है, लेकिन हम
इमेज को हाली ओपन करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं 4। पहला हमारा एसआरसी, ऑल्ट, विड्थ एंड हाइट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये लेस देन का साइन लगाना है, फिर आपने इमेज IMG लिखना है, फिर आपने लिखना है स्पेस देके SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स फाइल, जहाँ पे आपकी फाइल इमेज पड़ी हुई है, आपने उसका नाम लिखना है एक इसमें डबल कोट्स के अंदर। फिर आपने ओल्ट लिखना है, ओल्ट का मतलब इक्वल, फिर उसके बाद इक्वल टू लगाना है। अब ओल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो इमेज है वो नहीं आपको मिलती ना, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। आपने इधर ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर आपको इमेज नहीं मिलती तो इधर ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाएगा। फिर आती है हमारी विड्थ। विड्थ का मतलब होता है कि हमारी पेज की इमेज की चौड़ाई कितनी होगी। ये देखें, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसकी विड्थ यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है, ठीक है। और आपने देखना है कि इमेज की आपने विड्थ कितनी देनी है। आपने हर चीज को डबल कोट्स में लिखना है। सबसे पहले आपने इसका एट्रीब्यूट लिखना है, फिर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। अब आपने सबसे पहले विड्थ लिखना है, इक्वल टू लिख के फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। इसे ये जो चीज होती है ना, इसे हम कहते हैं पूरा एट्रीब्यूट, यानी ये हमारा एट्रीब्यूट होता है, और जिसके साथ होती है ना उसको हम कहते हैं वैल्यू। फिर आपने हाइट देनी है कि आपकी इमेज कितनी होगी। ये डॉक्यूमेंट है ना, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसी तरह आपने इमेज की भी हाइट देनी है। अब हमारा आता है HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML elements are written with the start tag and with an end tag with the content in between tag। HTML जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके बाद जो हमारा स्टार्ट टैग होता है, कंटेंट टैग होता है, एंड टैग होता है, और उसके अंदर जो लिखा जाता है ना कंटेंट, इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, एलिमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये P एक एलिमेंट है पूरा, इसका स्टार्ट टैग है, ठीक है, इसके अंदर कंटेंट है, इसका एंड टैग है। ये देखिए, इन्होंने भी एग्जांपल दी हुई है। ए पी हमारा क्या है, ये हमारा है एक एलिमेंट, ठीक है, जिसका स्टार्ट टैग हो, एंड टैग और उसके अंदर कंटेंट हो, यानी कुछ लिखा हुआ हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब हमारे आते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। नेस्टेड जैसे नेस्टेड लूप होते हैं ना, लूप के अंदर लूप, इसी तरह टैग के अंदर भी टैग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड टैग्स, ठीक है। यानी अब जैसे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स HTML elements can be nested, यानी elements contain elements, elements के अंदर elements है, तो वो हमारे क्या हो गए, nested HTML elements। वो कह रहे हैं जो हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है ना HTML का, ठीक है, वो कंसिस्ट ही होता है कि nested HTML elements पे। ये देखिए, ये हमारे उसने एग्जाम्पल दी हुई है। ये क्या है, टैग के अंदर टैग है, यानी एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट है। ये बॉडी है, उसके अंदर H1 है, बॉडी जो होती है वो डिफाइन करती है डॉक्यूमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। उसका स्टार्ट टैग है, उसका एंड टैग है, ठीक है। ये एक पूरा क्या था, एलिमेंट है। आप देखें उसके अंदर और एलिमेंट है, बॉडी के अंदर आपने H1 लिख दिया, P लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, तो ये क्या था, ये पूरा एक एलिमेंट है, उसके अंदर मजीद 2 एलिमेंट है, तो ये हमारा हो गए नेस्टेड एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले बताया कि H1 क्यों यूज होता है, हेडिंग के लिए यूज होता है, इसका स्टार्ट टैग भी होता है, एंड टैग भी होता है। और वो कह रहा है डोंट फॉरगेट द एंड टैग, आपने एंड टैग को भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको भूल जाएंगे तो आपका जो आप चाहते हैं ना कि हमें डिस्प्ले, वो आपको सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो सकता। अब आगे हमारा आता है एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, यानी एम्प्टी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी। ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर कंटेंट नहीं होता ना, उसको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे पैराग्राफ है, आप उसके अंदर कुछ ना भी लिखो, P का टैग आप, लेकिन ये नहीं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, एग्जांपल अपने से दे रही हूँ। अगर आप P में कुछ भी ना लिखो ना, तो वो आपका एम्प्टी बन जाएगा। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो BR, वो हमारा BR जो होता है, ये हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है, ठीक है। जो
बीआर का जो होता है वो क्लोजिंग टैग नहीं होता। बीआर को हम क्यों यूज करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ ए लिखा है, बी लिखा है, अगर आपने इसके सेंटर के अंदर बीआर लगा के ना, तो जो हमारा बी होता है ना वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, यानी नीचे दूसरी लाइन पे चला जाएगा। इसलिए हम बीआर के टैग को यूज करते हैं। या आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि पी एच बी आर या और भी बॉडी, इनमें से कौन सा एम्पटी एलिमेंट है। आपने कहना है कि जो हमारा बी आर है ना वो एम्पटी एलिमेंट होता है। अब कह रहे हैं जो हमारा HTML5 है ना वो रिक्वायर नहीं करता एम्पटी एलिमेंट्स टू बी क्लोज्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम अपने एम्पटी एलिमेंट को क्लोज भी करें। तो जो हमारे HTML5 है वो कहता है कि अगर आप BR भी लिख देंगे ना तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, यानी आपको जो लफ्ज है ना वो दूसरी लाइन के ऊपर चला जाएगा। हमारा आता है यूज लोअर केस टैग्स। HTML आर नॉट केस सेंसिटिव। HTML जो है वो हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। P मीन्स सेम द P। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने ABC लिखा है ना बड़े लफ्जों में, यानी आपने कैपिटल A लिखा, कैपिटल B लिखा, कैपिटल C लिखा, दूसरी जगह पे कैपिटल A लिखा हुआ है और स्मॉल a लिखा हुआ है, स्मॉल b लिखा हुआ है, स्मॉल c लिखा हुआ है, तो अगर वो केस सेंसिटिव होएगा ना तो दोनों का मतलब डिफरेंट होएगा। लेकिन अगर वो केस सेंसिटिव नहीं है तो ए बी सी सेम होगा, और जो आपने स्मॉल लफ्जों में ए बी सी लिखा हुआ है ना वो भी सेम होगा, ठीक है। जैसे आपके पास आपने कैट लिखा हुआ, उसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपने दूसरी जगह पे कैट लिखा हुआ वो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अगर वो केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो दोनों का मतलब इस कैट को वो समझेगा कंप्यूटर के जो कैपिटल लेटर्स में कैट लिखी हुई है उसका मतलब कुछ हो रहा है, और जो स्मॉल लेटर्स में कैट लिखी हुई है उसका मतलब कुछ हो रहा है। अगर वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना, तो वो कंप्यूटर समझेगा कि जो कैपिटल लेटर की कैट है वो भी सेम और जो स्मॉल लेटर की कैट है वो भी सेम है। अब वो कह रहा है कि जो कैपिटल आप पी लिख लो या स्मॉल पी लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। वो जो हमारा HTML5 होता है ना डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग्स। HTML5 कहता है कि मुझे लोअर केस नहीं चाहिए, लेकिन जो W3C है ना यानी वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम है ना वो रिकमेंड करती है लोअर केस को HTML4 के अंदर। अब आता है हमारा एट्रीब्यूट्स, यानी HTML एट्रीब्यूट्स के होते हैं। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होती है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। जो हमारा एट्रीब्यूट होती है वो उसके बारे में, एलिमेंट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन अ स्टार टैग। एट्रीब्यूट को आप हमेशा स्टार टैग के अंदर लिखते हैं। अगर एंड टैग में लिखेंगे तो वो ये नहीं होता, ये रॉन्ग होता है। ये इसका सिंटैक्स यही है कि एट्रीब्यूट हमेशा स्टार टैग के अंदर ही आएगा। एट्रीब्यूट कम्स इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक दिस। एक नेम होता है, ठीक है, फिर आप इक्वल टू लगाते हैं और उसकी वैल्यू लगाते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था हाइट, हाइट के उसका नेम है, फिर आपने इक्वल टू लगाई और वैल्यू लगाई, आपने 102 लिख दिया, तो वो क्या बन गई, पूरा एक एट्रीब्यूट बन गया, ठीक है। और उसकी जो ये राइट साइड पे हम जो होता है ना उसको हम कहते हैं वैल्यू। अब हमारा आता है एक लैंग एट्रीब्यूट। ये देखिए आपको क्या बताया है कि जो एट्रीब्यूट होते हैं ना उसको स्टार टैग में लिखे होते हैं। ये जो हमारा लैंग्वेज है ये हमारा पूरा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये देखिए ये लैंग एक एट्रीब्यूट और ये इसकी क्या है, ये मतलब ये पूरा एट्रीब्यूट है। ये लैंग उसका नेम है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, वैल्यू है। वैल्यू को आपने हमेशा क्या लिखना है, इक्वल टू लगा के डबल कोट्स में लिखना है। अच्छा, the document language can be declared in HTML टैग। अब आपने बताना है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, पर्शियन में होगा, फारसी में होगा, किस में होगा। उसके लिए आप क्या लिखते हैं, एक HTML के अंदर, ठीक है। तो HTML का हमारा क्लोजिंग टैग होता है ना, उसका स्पेस देने के बाद उसके साथ आप लिखते हैं लैंग,
फिर इक्वल टू लगाते हैं, फिर आप लगाते हैं अगर ENG US। आप चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में हो, ठीक है, तो आपने ENG US लिख दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट उर्दू में हो तो आप उर्दू लिख दें। अच्छा, अब हम लैंग्वेज के लिए ना लैंग एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। द लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड इन लैंग एट्रीब्यूट। डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी इन एप्लीकेशन, स्क्रीन रीडर्स एंड स्क्रीन इंजन्स। या आपको MCQs आ सकता है कि हम लैंग्वेज को डिक्लेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेशन के लिए यानी स्क्रीन रीडर्स के लिए और स्क्रीन इंजन्स के लिए यूजफुल हो। अब हमारा आता है एक टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग। आपको बताया है कि जो हमारा पैराग्राफ्स होता है वो P टैग से यूज होता है, यानी P को ओपनिंग टैग और P का क्लोजिंग टैग। इन दिस एग्जांपल P एलिमेंट हैज एन टाइटल एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम एक टाइटल का एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने अपने से कोई टाइटल दे दिया, ठीक है, उन्होंने क्या कुछ भी कह दिया, उन्होंने कहा ये टाइटल है, हाँ, और ये इसका एट्रीब्यूट बना दिया। अब हमारा आता है href एट्रीब्यूट, ठीक है। HTML links are defined with a tag। अगर आपने कोई लिंक बनाना हो, लिंक का मतलब होता है कि इसके ऊपर आप ये चीज़ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं वो आपको दूसरी साइड पे ले जाएगा, उसको हम कहते हैं लिंक। लिंक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपना ये लेस देन का साइन लगाते हैं, फिर आप A लिखते हैं, ठीक है, फिर आप href का एट्रीब्यूट लगाते हैं। href का मतलब होता है, href के बाद आप इक्वल टू लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस चीज के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें किस चीज के ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो आपने वो गूगल के ऊपर जाना है तो आप इधर गूगल का ये एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। जो href है ये देखें, द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द href। जो href में हम क्या यूज करते हैं, लिंक एड्रेस। आप ये दिस इज अ लिंक, ये समझे एक लिंक है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो आप सीधा गूगल के ऊपर चले जाएंगे, इसे हम कहते हैं लिंक। अब हमारा आता है साइज का एट्रीब्यूट। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। इमेजेस के लिए आप क्या यूज करते हैं, IMG टैग। द फाइल नेम ऑफ द सोर्स, यानी SRC मतलब आपकी फाइल किस जगह पे पड़ी हुई उसके लिए आप SRC यूज करेंगे। एंड द साइज ऑफ द इमेज, विड्थ एंड हाइट आप इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारा कुछ। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो उसकी जगह पे क्या टेक्स्ट शो होएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवा देती हूँ। अच्छा, always use lowercase attribute. The HTML5 his standard does not require lowercase attribute ने जो हमारा HTML5 है वो रिक्वायर नहीं करता lowercase attribute names को, लेकिन जो हमारा W3 schools है वो रिकमेंड्स करता है lowercase in HTML4। अब always कोर्स एट्रीब्यूट वैल्यू, मैंने आपको पहले बताया है कि एट्रीब्यूट की जो हमारी वैल्यू होती है उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना। कुछ भी आपने लिखना है एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू को आपने हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अब सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है, डबल स्टाइल कोट्स आर मोस्ट कॉमन इन HTML। हम हर चीज को डबल कोट्स में लिखते हैं, बट सिंगल कोट्स कैन आल्सो बी यूज। सिंगल कोट को भी हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, देखें, ये हमारी सिंगल कोट्स होगी ना जिसके अंदर एक कोमा होता है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोट्स। आप इसको भूल जाएं, आपने समझना है कि ये स्मिथ शॉर्ट गन जैक लिखा हुआ है। अब ये लफ्ज ही इस तरह का है कि इसके अंदर डबल कोमास है। अगर पहले किसी चीज के अंदर डबल कोमा होते ना तो आपने फिर क्या करना होता, आप सिंगल कोमा लगा दे। अगर आप एट्रीब्यूट के अंदर
एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर ये डबल कॉमर्स लगाएंगे ना, तो जो आपका कंपाइलर है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि जिस चीज के अंदर पहले ही डबल कोट्स हो ना, उसको आपने सिंगल कोट्स के अंदर लिख देना है, तब हम सिंगल कोट्स को यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। HTML हेडिंग्स मैंने आपको पहले बताया कि 6 हेडिंग्स होती है, H1 से लेके H6 तक। H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। MCQs आ सकता है कि जो H1 था कौन सी हेडिंग है। H1 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है और H6 डिफाइंस द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जो हमारी H6 है वो हमारी लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। अब हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट। हेडिंग्स क्यों जरूरी है? यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली। HTML हेडिंग्स को सिर्फ आप हेडिंग्स देने के लिए यूज करें, ठीक है। डोंट यूज हेडिंग्स बिग और बोल्ड। हेडिंग्स को आपने बिग और बोल्ड के लिए यूज नहीं करना। सर्च इंजन्स यूज योर हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट्स ऑफ योर वेब पेजेस। जो हमारा सर्च इंजन होता है वो आपकी हेडिंग को क्यों यूज करते हैं? इंडेक्स करने के लिए सर्च स्ट्रक्चर को। अब हमारा आता है HTML हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने एक लाइन देनी है यूं करके, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? HTML हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे? HR। The HR tags create a horizontal line in the HTML पेज। जो हमारा HR टैग होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। HR elements can also be used to separate the content। HR को हम किस और भी क्यों यूज कर सकते हैं? सेपरेट कंटेंट करने के लिए। ये जो आपका पेपर है ना, इसके अंदर कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा थ्योरी भी आ सकती है और ज्यादा आपको कोडिंग भी आ सकती है। आपने दोनों का एडिट करना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं थ्योरी कर लेता हूँ, कोडिंग कर लेता हूँ तो थ्योरी नहीं करूंगा। थ्योरी लास्ट में करनी है क्योंकि इस पेपर के अंदर थ्योरी आती होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती होती है। अब आता है हमारा HTML हेड एलिमेंट। The head elements have nothing to do with the HTML tag। HTML head elements can contain meta information। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं? हम मेटा डाटा लिखते हैं। सॉरी, द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा डेटा। मेटा डेटा आर नॉट डिस्प्ले। मेटा डेटा को हम डिस्प्ले नहीं करते हैं। Okay, the HTML head element is placed between the HTML tag and the body tag। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने डॉक्टर HTML लिखना है, उसके बाद आपने HTML लिखना है, फिर आपने हेड लिखना है, वह हेड को ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग लिखना है, फिर आपने बॉडी टैग लिखना है। तो जो हमारा HTML का हेड होता है ना, वो प्लेस्ड होता है HTML के टैग और बॉडी टैग के बिटवीन, देखें। अच्छा, अब हमारा आता है टाइटल। टाइटल एलिमेंट इस मेटा डाटा है। जो हमारा टाइटल का एलिमेंट है ना, ये हमारा मेटा डाटा है। इस डिफाइंड HTML डॉक्यूमेंट टाइटल। इसके अंदर हम HTML का जो टाइटल लिखना होता है ना, वो हम लिखते हैं। द टाइटल विल नॉट बी डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंट। टाइटल डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं होगा, बट माइट बी डिस्प्ले विद द ब्राउज़र टैग। अब ये देखें, ये लिखा मैंने हैंड आउट CS2 डेवलपमेंट PDF। ये क्या है? ये हमारा टाइटल है। आपने क्या करना है? इधर हेड के अंदर लिखना है। टाइटल को हमेशा हम हेड के अंदर लिखते हैं। आपने हेड लिखना है, उसको ओपनिंग टैग लिखना है, आपने क्लोजिंग टैग लिखना है, फिर आपने लिखना है टाइटल। आप देखिए, अगर आप लिखेंगे ना हैंड आउट CS2 डेवलपमेंट PDF, इधर इसके दरमियान आपने लिखना है, फिर अपने टाइटल को क्लोज कर देना। जब आप अपने ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे ना, तो जो हमने इधर लिखा हुआ है ना, ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। इधर लिखी हुई चीज ये ऊपर, इसे हम कहते हैं टाइटल। होप्स को आपको समझ आई होगी। अब हमारा आता है HTML मेटा एलिमेंट।
The HTML meta element is also metadata. meta element को हम metadata भी कहते हैं. It can be used to define the character stack. ये किस लिए यूज होता है? character stack को डिफाइन करने के लिए और अदर इंफॉर्मेशन जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं ना उसके लिए यूज होती है. मैंने पहले ही बताया कि लाइन ब्रेक के लिए ये कौन सा टैग यूज होता है? बीआर टैग. बीआर का मतलब होता है कि आप अपने ये टैग को न्यू लाइन में ले आएंगे. ओ हाँ जी. अब हम पढ़ेंगे HTML में हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं. HTML जो हमारी स्टाइलिंग होती है ना हम उसको CSS के जरिए करते हैं. ठीक है. एवरी HTML हैज स्टाइल डिफॉल्ट. हर HTML के अंदर स्टाइल डिफॉल्ट होता है. उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा होता है, टेक्स्ट का कलर लगा होता है. ठीक है ना. जो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है. ये देखिए ये पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है ये व्हाइट है ना. ठीक है ना. इसकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग हुई हुई. इसका टेक्स्ट का कलर क्या है? सबके टेक्स्ट का कलर ब्लैक है. आप चाहें तो इसको जाके चेंज भी कर सकते हैं. चेंजिंग द डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट. दिस आप देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट है. आप चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज हो जाए. पूरे डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं. आपने क्या करना है? आपने जाना बॉडी के अंदर. ठीक है. बॉडी के अंदर आपने लिखने हैं स्टाइल. स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टाइल लिखेंगे. आपने लिखना है इक्वल टू. फिर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हुए. आपने लिखते हैं बैकग्राउंड कलर. ठीक है. फिर आपने कोलन लगाना है. उसके बाद आपने क्या लिखना है? अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाए तो आपने लाइट कलर की जगह पिंक लिखना है और इसको डबल कोट्स में बंद कर देना और आपने अपना टैग क्लोज कर देना है. ठीक. जब आप सेव करेंगे ना तो ये जो हमारी पूरी बॉडी है ना उसका जो इस डॉक्यूमेंट का जो पूरा कलर है ना पिंक हो जाएगा. बैकग्राउंड अभी व्हाइट है, बाद में पिंक हो जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा HTML स्टाइलिंग है सिर्फ इसके पीछे, ठीक है, इसका ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जो इसका जो अपना टैग होएगा ना उसके टैग में सपोज करें ये हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग. आप शायद चलिए छोड़ें. आप कहते हैं हम ना हेडिंग का कलर चेंज कर दें. ठीक है. अब हेडिंग के पीछे ना ऑरेंज कलर आ जाए. यहाँ हेडिंग को हम हेडिंग ब्लैक में लिखा हुआ है, हेडिंग पिंक कलर में से. आपने क्या करना है? H1 के अंदर जाना है. आपने स्टाइल लिखना है, फिर इक्वल टू लिखना है, फिर आपने कलर लिखना है. ठीक है. फिर डबल कोलन लगाना है और आपने पिंक लिख देना है. तो फिर आपकी जो हेडिंग है लिखी हुई आएगी ना ये आपकी पिंक कलर के अंदर लिखी हुई आ जाएगी. अब इन्होंने सिंटैक्स बताया हुआ है. सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले आपने स्टाइल लिखना होता है. ठीक है. फिर आपने इक्वल टू लगाना होता है. फिर प्रॉपर्टी लिखनी होती है. देखें स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी वो होती है कि जो आप चाहते हैं. ठीक है. आपने कहा आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज देना है, ये आपकी होगी प्रॉपर्टी. आपने प्रॉपर्टी लिख दी. आपने फिर डबल कोलन लगाना है. ठीक है. ये देखा आपने कोलन लगा दिया. फिर आपने सॉरी हाँ कोलन लगाना है. फिर आपने दे दी वैल्यू. अब ये देखिए जो आपके लाइट ग्रे है ना ये इसकी वैल्यू है और फिर आपने इसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर देना है. यह तो हमारा स्टाइल का एट्रीब्यूट का सिंटैक्स. कलर का मैंने बताया था. कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द टेक्स्ट कलर टू बी यूज. कलर को हम क्यों यूज करते हैं? टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए. अब देखें ये दिस इज अ हेडिंग. ये क्या ब्लू ब्लैक में लिखा हुआ है ना. इन्होंने क्या कर दिया इसका स्टाइल इक्वल टू लगा के कलर कॉलन ब्लू लिख दिया. तो ब्लू क्या होएगा? जब आप इसको सेव करेंगे ना तो ये आपका दिस इज अ हेडिंग ये ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा. इधर रेड कलर जो कलर का यूज करते हैं ना हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. और जिसके ऊपर आप जो सा स्टाइल लगाएंगे स्टाइल के साथ आप जो उसकी वैल्यू देंगे ना वो उसी के ऊपर रिप्लाई होएगा. आपने पी के साथ स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड लिख दिए. ठीक है. दिस इज अ पैराग्राफ इसके दरमियान लिखा हुआ. अब ये ब्लैक में लिखा हुआ है ना जब आप इसको सेव करेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा. अब हमारा आता है HTML के फॉन्ट्स. फॉन्ट क्यों यूज करते हैं? फॉन्ट आपको पता है कि हमारा टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए. ठीक है ना.
सॉरी फॉन्ट, हमारा टेक्स्ट किस किस्म का होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए, इसलिए हम फॉन्ट को यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है, फॉन्ट फैमिली लिखा, ठीक है ना, इसके अंदर वेंडर नाम लिख दिया, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे जो फॉन्ट साइज है, यानी हमारा टेक्स्ट कितना बड़ा लगे कितना छोटा लगे, इसके लिए हम फॉन्ट साइज को यूज़ करते हैं। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज टू बी यूज्ड इन एचटीएमएल एलिमेंट। फॉन्ट साइज को हम क्यों यूज़ करते हैं, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए, टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करने के लिए। जितना आप टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करेंगे, जितना बड़ी वैल्यू देगी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप H1 का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप H1 के ओपनिंग टैग के अंदर के आपने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट डबल कॉमास लगा दिए, सबसे पहले फॉन्ट साइज लिख दिया, कोलन लिख दिया। अब 307% लगानी है। अब जब आप इसको सेव करेंगे तो इसका साइज 300% हो जाएगा, टेक्स्ट का साइज। अब आती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अलाइन क्या होता है, अलाइन का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। स्टाइल के साथ आपने स्टाइल लिख दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, ठीक है। जो टेक्स्ट है आपका ये सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट लिखाना है इधर, तो ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर आप इधर सेंटर की जगह राइट लिखेंगे तो टेक्स्ट लाइन राइट पे चला जाएगा। अब HTML formatting elements. HTML also defines special elements for defining text with special meaning. HTML use elements like BB को आप यूज कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए, चीज देखें डार्क हुई है ना, उसको हम कहते हैं बोल्ड। आई के टैग को आप यूज कर सकते हैं अटैलिक करने के लिए, अटैलिक का मतलब होता है टेरा। अब आपके लिए फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, italic text, emphasized text, marked text, small text, deleted text, inserted text, superscript and subscript. सबस्क्रिप्ट ये आपके क्या है, ये आपके फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। अब the HTML bold and strong formatting elements. The bold define the bold without any extra इम्पोर्टेंस। अब आपने बोल्ड किसी चीज को बोल्ड करना है, ठीक है, उसके लिए आप बी का टैग यूज करेंगे, उसका ओपनिंग टैग यूज करेंगे, उसका क्लोजिंग टैग यूज करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपकी कोई चीज टेरी हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए आप आई का टैग यूज करेंगे। जिस चीज के अंदर आप लिखना चाहते हैं ना, देखिए आप पैराग्राफ के अंदर एक चीज है, एक लफ्ज है, अब आप पैराग्राफ के अंदर लफ्ज को टेरा करना चाहती हैं, तो आपने पी के अंदर जाना है, फिर उसके अंदर आपने न टैग लगाना है। ये मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है ना। जिस चीज़ को आपने टेरा करना, बोल्ड करना है, उसके अंदर जाके ना, ठीक है, ये पहले एक चीज़ के अंदर, ये देखिए ये पहले पी के अंदर लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब आप दिस इज टैली को आप टेरा करना चाहते हैं, आप पी के अंदर गए, ठीक है, उसका एक न्यू, उसका आई का पूरा टैग लगा दिया ओपनिंग, और फिर आपने आई का पूरा क्लोजिंग टैग लगा दिया। इसके बाद आता है एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, EMP यूज करते हैं। EMP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब एम्फसाइज टैग हमारा क्यों यूज होता है, ये हमारे ऐड करता है इम्पोर्टेंट, एडिड सेमेंटिक इम्पोर्टेंट। EMP क्या है, ये आपका एक वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट था, ये देखिए फॉर्मेटिंग एलिमेंट है।
ये डिफाइन करते हैं एम्फसाइज टैग से विद एडेड सिमेंटिक इम्पोर्टेंस। हमने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है ना कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ईएमपी लिखते। इसको करने से कोई टेक्स्ट में चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी, आपका टेक्स्ट दिखाई वैसे ही देगा। अब आपने स्मॉल किसी चीज़ को आपने स्मॉल के अंदर लिखना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल टैग। ठीक है, स्मॉल का आप ओपनिंग टैग यूज़ करेंगे, स्मॉल का आप क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा मार्क टैग। किसी चीज़ को आपने हाईलाइट करना हो, मार्क करना हो, ये जब आपने मार्क के अंदर मार्क लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका येलो कलर का हो जाएगा। जैसे आपने हाईलाइटर लिया, ठीक है ना, उसको हाईलाइट कर दिया, इसको हम कहते हैं मार्क। और ये हाँ, कॉपी पेंसिल में तो आप हाईलाइटर के साथ कर सकते हैं ना, लेकिन आप HTML के अंदर आप मार्क के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, स्मॉल टैग क्यों यूज होता है, आपने टेक्स्ट को स्मॉल लिखना हो, ये मतलब नहीं है कि आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना हो। अब चाहते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए आप क्या HTML स्मॉल का टैग यूज करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। फिर आप डिलीट का टैग, डिलीट फॉर्मेटिंग, जिसके लिए आप क्या यूज करते हैं, डेल। डेल के अंदर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं टेक्स्ट को। अब ये आपका टेक्स्ट तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होगा, ये देखिए आपने ब्लू को डायल किया ना, तो इसके ऊपर एक लाइन शो हो जाएगी, पूरा डिलीट नहीं होगा। जैसे आपने रिमूवर से रिमूव कर दी, इस तरह नहीं होगा। जैसे आप पेंसिल से एक लाइन लगा देते हैं ना लफ्ज के ऊपर, इस तरह डायल की आउटपुट आएगी। फिर आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, और अब हमारा आता है सुपरस्क्रिप्ट। सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है, यानी चीज नीचे आ जाएगी, इसको हम कहते हैं सब। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट में सुपर मतलब ऊपर। बच्चे ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे हम्म, ये देखें, अब ये देखें, एक मिनट, हाँ, ओहो एक मिनट। अब सब क्या होते हैं, सुपर क्या होते हैं, ठीक है, सुपर मीन ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर है ना, जो चीज पावर के ऊपर आती है ना, उसको हम कहते हैं सुपर। और जो चीज हमारे नीचे आती है ना, उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो आपका टू है ना, ये आपका सबस्क्रिप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको HTML के अंदर लिखें, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने SUP का टैग लगा देना है, ठीक है। अब ये देखिए, दिस इज सबस्क्रिप्टेड, सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। आप किस इसका आउटपुट किस तरह आएगी, इसकी आउटपुट आएगी कि दिस इज लिखा हुआ आ जाएगा। और ये देखें, मैं आपको इसके आउटपुट बता देती हूँ। ओह सॉरी, ये ऊपर चला गया।
और ये पता नहीं मेरे ना इतना कोई मसला आ रहा है, फिर बटन सही तरीके से ना काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको इसी तरह बताऊंगी। ठीक है, सब का मतलब, सुपर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ये देखें, दिस इज सबस्क्रिप्टेड, ये क्या आ जाएगा, दिस इज लिखा हुआ आ जाएगा, ये जो सबस्क्रिप्टेड है ना ये टू की जगह ऊपर चला जाएगा, इस तरह इसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, और सॉरी टू, ये सब है ना तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सुपर है इसका मतलब होता है ऊपर, तो दिस इज सुपर स्क्रिप्टेड, इसकी आउटपुट लिखी जाएगी दिस, वैसे लिखा आएगा, इस वैसे लिखा आएगा, जो सुपर स्क्रिप्टेड है ना ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और टैक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो को आपको पसंद आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।